This audiobook doesn't intend to hurt anyone's feelings. This book is made for just entertainment purpose. The characters, places, things, etc. are just imagination. So please don't try to relate this movie with others' life. Thank you. वेलकम एवरीवन। मेरा नाम मैक्स टैस, आपका नरेटर। चलो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते। इस कहानी का नाम है The White Rose. और ये कहानी शुरू होती है भारत के स्वर्ग कहने जाने वाले कश्मीर में। ये कहानी है इंडियन आर्मी के हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर कर्नल अभिमन्यु राय चौहान की। कर्नल चौहान ने आज तक कई ऑपरेशंस को लीड किया है, कश्मीर वैली से लेकर सियाचिन तक। ये था कर्नल चौहान का इंट्रो। पर जब तक कहानी में विलन ना हो, कहानी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। इस कहानी का विलन है अर्श टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर अहमद शेख। एक दिन इंडियन आर्मी के कमांडर जनरल रौनक मेहता को इंफॉर्मेशन मिली आर्मी इंटेलिजेंस से कि अर्श टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं जिससे बहुत तबाही होगी। अगले दिन जनरल मेहता प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट मीटिंग करने पहुंचे। Come in. जय हिंद। जनरल मेहता, हैव अ सीट। थैंक यू। आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना था, बोलिए। बात यह है कि आर्मी इंटेलिजेंस की एक पक्की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अर्श टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा अटैक श्रीनगर के ऊपर प्लान किया है जिससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन 1 साल पहले ही बनी है और अभी तक बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट और वीआईपी की जान ले चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मेंबर्स को अभी तक जिंदा कोई पकड़ नहीं पाया है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरे पास एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो ये मिशन को कामयाब बना सकता है। क्या नाम है इस ऑफिसर का? अभिमन्यु राय चौहान, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर। ओके, अपॉइंट हिम फॉर ऑपरेशन। पर हमें वहाँ के लोकल पुलिस और सीएम का सपोर्ट लगेगा। मैं उनसे बात करूंगी। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नहीं, सो आई टेक माई लीव। यस, बट कीप मी इन्फॉर्म। श्योर। जय हिंद। प्रेसिडेंट से परमिशन मिलते ही जनरल मेहता ने सबसे पहले कैबिन में जाकर कर्नल चौहान को फोन किया। Hello, Colonel Chauhan here. हेलो कर्नल चौहान, जनरल मेहता स्पीकिंग। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम जल्दी आकर मुझे मिलो, एक इम्पोर्टेंट मिशन तुम्हारे लिए। पर सर, कल मुझे मिशन रेड टाइगर के लिए निकलना है। आपने ही मुझे अपॉइंट किया था। मैं उस मिशन के लिए किसी और को अपॉइंट कर लूंगा, तुम आज ही दिल्ली के लिए निकलो। यस सर, मैं आज ही निकलता हूँ। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद। जनरल मेहता से ऑर्डर मिलते ही अभिमन्यु ने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया और हेलीपैड के लिए निकले। और दिल्ली पहुंचते ही अभिमन्यु ने जनरल मेहता को रिपोर्ट किया। कम इन। कर्नल अभिमन्यु राय रिपोर्टिंग सर। एट ईज अभिमन्यु, हैव अ सीट। थैंक यू सर। अभिमन्यु, एज यू नो, टेररिस्ट एक्टिविटीज कश्मीर में बहुत बढ़ रहे हैं और रिसेंटली तुमने जिस टेररिस्ट को कश्मीर में मारा वो अर्श टेररिस्ट ग्रुप का था। आज टेररिस्ट ग्रुप का? ये तो बहुत बुरी बात है। इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। इससे पहले कि कश्मीर की कंडीशन और बुरी हो, तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा। एब्सोल्युटली सर। और हाँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हिसाब से वो श्रीनगर में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे हैं और ये अटैक 15 दिन में होने के चांसेस है। ये बहुत कम दिन है।
मालूम है, इसलिए तो मैं और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता और तुम्हारी टीम भी तैयार है। सर, विथ ऑल योर रिस्पेक्ट, मैं अपनी टीम खुद डिसाइड करना चाहता हूँ। इस टीम में मेजर संतोष सिंह और कैप्टन एंजेला मैथ्यू विथ 20 कमांडोज और कश्मीर सीएम का कोऑपरेशन। ठीक है, पर ये मिशन अंडरकवर रहकर कंप्लीट होनी चाहिए और डेली रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर, सो आई विल टेक लीव नाउ। ओके अभिमन्यु, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जनरल मेहता से मीटिंग खत्म करके अभिमन्यु ने 20 कमांडोज के साथ मेजर संतोष और कैप्टन एंजेला को श्रीनगर मिलिट्री बेस पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर भेजा। 3 घंटे में अभिमन्यु जाकर अपनी टीम से मिले। जय हिंद सर। जय हिंद एवरीवन, हैव अ सीट। तो बात यह है कि हमें एक अंडरकवर मिशन असाइन किया गया है, यही श्रीनगर में। वी आर विथ यू सर, बताइए हमें क्या करना है। वेरी गुड मेजर। हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हिसाब से यहाँ श्रीनगर में आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे हैं, जिसे हमें नाकाम करना है। हम उनका प्लान नाकाम कर देंगे सर। वैसे हमारा प्लान क्या है? तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हम सबको यहाँ से श्रीनगर के प्राइवेट कॉटेज में शिफ्ट होना है और हमें ये ऑर्गेनाइजेशन और अटैक की पूरी जानकारी निकालनी है। और हाँ, मेजर संतोष और कैप्टन एंजेला, तुम दोनों असिस्टेंट कमांडर हो इस मिशन के। यस सर। यस सर। हम सब कल 1000 आवर्स पर कॉटेज के लिए निकलेंगे। यस सर। डिसमिस। अगले दिन सुबह सभी अपने सीक्रेट बेस के लिए निकले, जो एक कॉटेज था। वहां पहुंचते ही अभिमन्यु बोले, तुम सभी अपना सामान अपने कमरे में और सभी वेपन्स और जरूरी सामान सुरक्षित रखकर 15 मिनट में हॉल में रिपोर्ट करो। और हाँ, सभी कॉटेज के सारे एंट्री और एग्जिट चेक एंड सिक्योर करके रखना। यस sir. सर। सभी कमांडोज के साथ संतोष और एंजेला काम करने लगे। संतोष और एंजेला कमांडोज को डायरेक्ट करने के अलावा उनकी मदद भी कर रही थी। कैप्टन, मैं कॉटेज के सारे एंट्री और एग्जिट सिक्योर करता हूँ 7 कमांडोज को लेकर। और आप? तो मैं यहाँ हथियारों के साथ सारे सामान को संभाल कर रखती हूँ। गुड, पर आप सब कुछ जल्दी करके हॉल में रिपोर्ट करना। सिर्फ 12 मिनट्स बाकी है। यस सर। दोनों ने सारे कमांडोज के साथ मिलकर सारे काम को 12 मिनट के अंदर खत्म करके हॉल में रिपोर्ट किया। वेरी गुड ऑफिसर्स। मैंने जो कॉटेज को सिक्योर और वेपन्स को संभाल कर रखने का काम बोला था, उसकी रिपोर्ट दो। मेजर संतोष, तुम बोलो। यस सर, सारे एंट्री और एग्जिट बंद कर दिए हैं और टोटल 6 खिड़कियाँ और 2 दरवाजे हैं, जिस पर 8 कमांडोज की नज़र है। गुड जॉब मेजर। और वेपन्स का क्या रिपोर्ट? सर, मैंने सारे हथियार स्टोर रूम में रखे हैं और वहाँ एक कमांडो अंदर और एक बाहर तैनात रखा है। गुड जॉब कैप्टन। सो लेट्स गेट टू द प्लान। हमें आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि वो ज्यादा करके सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं वहाँ। इसका मतलब कोई पब्लिक प्लेस या इवेंट हॉल? करेक्ट कैप्टन, हमें इन सभी जगह की जानकारी निकालनी होगी। मैं पब्लिक प्लेस की सारी जानकारियाँ लाता हूँ। ओके, तो एंजेला तुम। आई विल टेक केयर ऑफ द इवेंट्स। परफेक्ट।
पर तुम सभी को सिविल ड्रेस और आइडेंटिटी लो प्रोफाइल रखनी है। याद रखना कि जरूरत पड़ने पर ही गोली चलाना, स्पेशली एंजेला आप। यस सर। ओके, फिर मुझे रात तक रिपोर्ट चाहिए सबकी, और इस मिशन का नाम होगा मिशन व्हाइट रोज। मुझे कांटेक्ट करना इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। यस यस सर। सर। डिसमिस। आधे घंटे बाद जब दोनों कमांडोज के साथ जानकारी लेने गए, तब अभिमन्यु ने जनरल मेहता को फोन करके डेली रिपोर्ट दी। हेलो। जय हिंद सर, कर्नल चौहान बोल रहा हूँ। यस कर्नल, बोलो। सर, हम कॉटेज पहुंच गए और मेरे प्लान के हिसाब से कैप्टन एंजेला और मेजर संतोष को जहां पर अटैक होने के चांसेस है वहां की इंफॉर्मेशन लेने भेजा है, और मैं अपने इन्फॉर्मर्स से ये टेररिस्ट ग्रुप की इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। ओके, बट कीप मी पोस्टेड। और सीएम को तुम्हारे बारे में बोला, बट वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके सर, मैं उनसे मिलके अपने इन्फॉर्मर्स से मिलने जाता हूँ। ओके, जय हिंद सर। जय हिंद। जनरल मेहता से बात खत्म होते ही अभिमन्यु अपनी गाड़ी में सीएम के ऑफिस पहुंचे। कम इन। जय हिंद मैम। आओ अभिमन्यु, बैठो। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया था? हाँ तो चौहान साहब, आपको सारी जानकारी मिल रही है कि नहीं, या कोई मदद चाहिए? नहीं मैम, मेरा इन्फॉर्मर मुझे फोन करके पता भेजेगा, वहां जाकर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हेलो, कर्नल चौहान हियर। हाँ हाँ, बस एक मिनट। सीएम से जल्दी जल्दी पेपर लेकर अभिमन्यु ने उस पे अपने पेन से पता लिखा। ठीक है, बाय। मुझे पता मिल गया। आई मे टेक योर लीव। ओके, अपना ध्यान रखना। यस मैम। जय हिंद। वहां से निकलते ही अभिमन्यु को पता चला कि वो अपना पेन वही भूल गया है, इसलिए वो वापस ऑफिस गए। पेन लेके वापस आने के बाद अभिमन्यु को पता चला कि उसका स्पाई पेन, जो कि ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करता है, उसने सीएम की फोन पे बात करने की आवाज रिकॉर्ड की है। हाँ अहमद भाई, अभिमन्यु जहाँ अपने इन्फॉर्मर से मिलने जाने वाला है वो जगह पता चल गई है। मैं बस अभी भेजती हूँ। 50 लाख, इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, मेरे स्विस अकाउंट में डाल दो। ये बात सुनते ही अभिमन्यु ने एक प्लान सोचा और गाड़ी शुरू करके अपनी जगह पर पहुंचे। गाड़ी को पार्क करते ही अभिमन्यु भीड़ का फायदा लेकर अपना हुलिया एक गुंडे की तरह बनाकर उन गुंडों के साथ बैठकर उनसे दोस्ती करके
बातचीत करते हुए कहा, एक चाय वाले, एक मस्त मलाईदार कटिंग चाय पिला अपन को। चाय अच्छी चाहिए हाँ? समझा नहीं तो यही फिरा डालूंगा तुझे। क्या बे अपन के एरिया में आके धमकी दे रहा है? वाह रे बाबा, तू तो हिम्मत वाला मालूम पड़ता है। वो तो अपन है। वैसे शाने तेरा नाम क्या है? कुरैशी। कुरैशी भाई, मजा आ गया मिलके आपसे। मुझे भी यार। पर मियाँ, आपका नाम क्या है? अपन का नाम पप्पू खंचर है। सीएम के लिए काम करता, मर्डर से लेके सब कुछ। वाह मियाँ। कुछ देर के हंसी मजाक के बाद अभिमन्यु ने अपने फोन को निकाल के कहा, ये साला फोन भी ना अजीब चीज है, वक्त आने पर काम ही नहीं आती। क्या हुआ कुरैशी भाई? कुछ नहीं मियाँ, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को फोन करना था पर मेरा फोन बंद हो गया। कोई बात नहीं यार, मेरा फोन ले। शुक्रिया मियाँ। गुंडे से फोन लेकर अभिमन्यु ने अपने इन्फॉर्मर को फोन लगाया, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। कैसी है मेरी डार्लिंग? क्या तेरा शोहर जावेद काम पे चला गया है यार? उस हबीस के आने से पहले हम तुमसे मिलने आते ही। वैसे भी तू मेरा प्यार है ना। सुन, मेरा नया नंबर लिख। 1212। अरे मजाक कर रहे हो यार। हाँ चल लिख, अभी लिख। 6132 3281। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरा नंबर है। 6132 नहीं, 6143 732151। ओ नहीं रे, क्या हो गया मालूम है? मेरा दिमाग को 2321 33332 नहीं आ, 2181। ए 8। रहने दे, अपन तुझसे खुद मिलकर देगा तेको नंबर। हे हे, आई लव यू डार्लिंग। अभिमन्यु ने चुपके से वो फोन नंबर को मोबाइल से मिटाकर उस गुंडे को वापस कर दिया। अरे मियाँ, आप तो खुदा के फरिश्ते हो। आपके वजह से अपन अपने मोहब्बत से बात कर पाया। चल अपन चला अभी। अरे बाबा, चाय तो पी लो। अरे मियाँ सुनो, जो मोहब्बत के नशे में होता है ना, वो चाय नहीं पीता, उतर जाती है। वाह वाह, बहुत गहरी बात कर दी यार आपने। चलो फिर मिलते हैं। उसके बाद अभिमन्यु ने अपना हुलिया ठीक कर कॉटेज पहुंचे। और कॉटेज पहुंचते ही रात को अभिमन्यु ने संतोष और एंजेला से पूछा, चलिए बताइए, क्या जानकारी मिली है आप दोनों को? सर यहाँ श्रीनगर में बहुत सारे जगह हैं, पर मेरे और संतोष सर की जानकारी के हिसाब से इन 4 जगहों को वो प्राइम टारगेट बना सकते हैं। और ये 4 जगह कौन सी है? श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, परी महल, लाल चौक और चश्मे शाही। ओके। और हाँ सर, 3 दिन बाद एक ऐतिहासिक तलवार श्री प्रताप सिंह म्यूजियम में आने वाली है, जिसके लिए गवर्नर भी आने वाले हैं। ओके, तो फिर ये सब हमारे टारगेट्स होंगे जिसे हमें सिक्योर करना है। ओके सर, पर अगर कोई और जगह निकली जिसे हमें बाद में प्रॉब्लम हुई तो? कल हम सब मिराज कैफे जाएंगे। ओके? पर सर, कल हमें जानकारी मिलेगी मिराज कैफे में, जहां मुझे इन्फॉर्मर मिलने आएगा। ओके सर। डिसमिस। अभिमन्यु को एंजेला और संतोष से रिपोर्ट मिलने पर उन सभी ने खाना खाया
और 10 कमांडोज को छोड़ बाकी सब सो गए जो कि सेंट्री ड्यूटी पर थे। पर अचानक रात के 11 बजे सबके सो जाने पर अभिमन्यु के रूम से खिड़की खोलने की आवाज आई और ये सुनते ही कमांडोज बोले, अंदर चेक करना चाहिए क्या? नहीं, वो कर्नल का रूम है, रहने दे। ओके। अगले दिन रात को अपने टीम को खाना खिलाने के बहाने 10 कमांडोज को छोड़ अभिमन्यु अपने इन्फॉर्मर से मिलने के लिए शाम के 5 बजे मिराज कैफे पहुंचे। सभी बैठो, बी केयरफुल। और हाँ संतोष, तुम इंचार्ज हो सबके। मैं अभी आता हूँ, तुम्हें जो ऑर्डर करना है कंफर्टेबली ऑर्डर कर लेना। यस सर। ये बोलते ही अभिमन्यु उठकर बाहर जाके अपने गाड़ी में बैठकर किसी को फोन लगाने की कोशिश करने लगे। पर कुछ देर बाद अभिमन्यु अंदर आकर सबके साथ बैठ के कॉफी पी के वापस कॉटेज गए। अगले दिन सुबह संतोष और एंजेला अभिमन्यु से मिलने के लिए मीटिंग रूम आए। कम इन। सर, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो मेजर। पहले तो आप दोनों बैठ जाओ। थैंक्स सर। हाँ अब बोलो। कल हम जो कैफ़े मिराज गए थे उसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमें वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी आपके इन्फॉर्मर से, लेकिन वहाँ कोई आया ही नहीं। हाँ वो ना। यस कम इन। सर, बाहर आपका पार्सल आया है। ओके लेकर आओ, पर पहले बॉम्ब डिटेक्टर से चेक कर लेना। यस सर। चेक करने के बाद पैकेज को अंदर लेकर आए जिसमें एक पेन ड्राइव था, जिसे खोलने पर उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें अभिमन्यु के इन्फॉर्मर जावेद शेख की आवाज थी। सलाम वालेकुम चौहान साहब, आपके लिए एक बड़ी खबर है। 2 दिन बाद 19 फरवरी को अर्श टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर खुद अपने साथियों के साथ श्रीनगर पर अटैक करने वाले हैं। अटैक 3 जगह होने वाला है, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, परी महल और चश्मे शाही। वो अटैक सुबह 11 बजे करेंगे। लगता है कोई आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कल की खबर हो जावेद शेख की मौत। हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? एंजेला, तुम सारे हथियार और सामान चेक कर लो और कल के लिए तैयार करो। और संतोष, तुम कल से आज तक कोई डेड बॉडी रिपोर्ट हुए होंगे तो उनका पता करो और उसकी सारी जानकारी 3 घंटे में मुझे ला कर दो। यस सर। तुम दोनों के पास सिर्फ 3 घंटे है। ओके? यस सर। डिसमिस। दो घंटे के मेहनत के बाद संतोष और एंजेला ने रिपोर्ट अभिमन्यु को लाके दी। कम इन। तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से संतोष, तुम्हें 2 डेड बॉडीज मिली है श्रीनगर में। एक 60 से 70 साल के बीच में और एक 20 से 25 साल। उसकी फोटो कहाँ है? ये रही फोटो सर। ओके संतोष, इसके कपड़ों से तो ये जावेद ही लगता है। एंजेला, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? सर, सारे गन्स, एम्यूनिशन और जरूरी चीजें चेक कर ली है। ओके, आर्म्स और एम्यूनिशन की लिस्ट है तुम्हारे पास? यस सर, ये रही लिस्ट। गुड जॉब। अब बस कल का इंतजार है। यस सर। तुम सब कल की तैयारी करके आराम करो।
डिसमिस। अगले दिन सुबह 8 बजे तक सभी तैयार होके हॉल में रिपोर्ट किए और सबके आने पर कर्नल अभिमन्यु ने कहा, तो कमांडोज, आज हमें मौका मिला है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का। मुझे बिल्कुल शक नहीं है, पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वायरलेस पे कांटेक्ट करो। संतोष, तुम 7 कमांडोज के साथ श्री प्रताप सिंह म्यूजियम पे निगरानी करोगे। ओके सर। और एंजेला, आप भी 7 कमांडोज के साथ परी महल पे निगरानी करोगे। यस सर। और मैं चैश्मे शाही पर 6 कमांडोज के साथ। एंजेला, आप स्कोप की मदद से इंसास राइफल से स्नाइप करो और बाकी कमांडोज नीचे नजर रखो। ये सिविल कपड़े जो तुम लोग के वेस्ट पे है, इससे तुम बचे रहोगे। किसी को तुम पर शक नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस लगा तो एंजेला सबको इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। संतोष, तुम भी अपने स्नाइपर को अलर्ट रखना। हाँ सर। बी कॉन्शियस एंड बी ब्रेव। लेट्स गो। सभी गाड़ियों में बैठकर टारगेट्स के लिए निकले। सभी पहुंचते ही बोले, पापा इज अंडर कंट्रोल। Sierra is under control. स्टे अलर्ट। Affirmative. लगभग सुबह 11:30 बजे गवर्नर अपनी गाड़ी से पहुंचे और तभी संतोष बोले, Tiger reached the spot. ऑल कमांडोज अलर्ट। एंजेला, कैप्टन एंजेला। Wolf arrived. ब्लास्ट होते ही एक टेररिस्ट जो गवर्नर के पास खड़ा था, उसे संतोष ने जल्दी से गोली मारी और दूसरी ओर परी महल में जो ब्लास्ट हुआ था वहां 15 टेररिस्ट ने राइफल लेकर अटैक किया। बल्कि चश्मेशाही में सिर्फ 3 लोग जो अंदर बॉम्ब लेकर जा रहे थे। तभी अभिमन्यु ने कहा, ब्रिंग द वुल्फ डाउन एंड सिचुएशन अंडर कंट्रोल। Yes sir. अभिमन्यु जो हर किसी पर नजर रखे हुए थे, वहाँ 3 लोग जो बॉम्ब लेकर आए थे, उनके कपड़े उनके जूतों से ना मिलने के कारण वो बहुत सस्पिशियस लग रहे थे। इसके वजह से कमांडोस ने उन तीनों को अलग लेके गए, पर कमांडोस को पहचानते ही उन तीनों आतंकवादियों ने खुदकुशी की। छानबीन करने पर उनके सामान में एक अनएक्टिव C4 बॉम्ब मिला। चश्मेशाही को सिक्का करते ही एंजेला बोली, हेलो, कम इन। चौहान सर, कम इन। हेलो एंजेला, बोलो। सर, परी महल इज सिक्योर्ड। एनी कैजुअलिटीज? 3 commandos have been shot. Hello Chauhan sir. यस संतोष। Governor is been sent with 2 commandos. पर सर, मुझे कंधे पर गोली लगी है और 3 कमांडोज भी घायल है। I need backup. ओके संतोष, 10 मिनट्स आई विल बी देयर। और एंजेला, आप एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन करके एक कमांडो के साथ वहीं पहुंचो और बाकी के कमांडोज को वहीं रखो जब तक पुलिस नहीं आती। मैं भी कमांडोज को यही चश्मेशाही पर ही छोड़ रहा हूँ। बी क्विक। Yes sir. एंजेला और अभिमन्यु जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी म्यूजियम पहुंचे। वहां पहुंचते ही एंजेला और अभिमन्यु टेररिस्ट को मार गिराते हैं, पर उनको मारते वक्त एंजेला को पैर पर गोली लगती है। गोली लगते ही अभिमन्यु को 2 टेररिस्ट भागते हुए दिखते हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखो, मैं आता हूँ। अभिमन्यु एक टेररिस्ट को भागते भागते मार गिराते हैं और दूसरे का पीछा करते हुए वो झेलम के पुल तक पहुंचे। अभिमन्यु टेररिस्ट को पुल पर पकड़ते ही देखे कि वो अहमद था और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर। इसे देखकर ही अभिमन्यु बोले, अहमद। अभिमन्यु, तू साले आज मरेगा मेरे हाथों। मुझे नहीं लगता। अहमद और अभिमन्यु दोनों पुल पर लड़ते रहे। अहमद के पास एक सूटकेस था जिसे
जैसे वो अभिमन्यु को मारने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक अभिमन्यु का पैर फिसला और पानी में गिरने से बचने के लिए उसने अहमद का सूटकेस पकड़ लिया। अबे साले, छोड़ मेरा सूटकेस। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। देख, मैं ना पर अचानक अहमद का हाथ फिसला, जिसकी वजह से वो पानी में सूटकेस के साथ गिरे। पानी में गिरते समय एंजिला और संतोष ने अभिमन्यु को गिरते हुए देखा। अभिमन्यु पानी में गिरते ही एंजिला बोली, तो हमें चौहान सर को बचाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, वो ढूंढ लेंगे। हाँ सर। 2 दिन के छानबीन के बाद एक डेड बॉडी डिटेक्ट हुई, जिसने अभिमन्यु से मिलते जुलते कपड़े पहने थे, पर समंदर में ज़्यादा दिन तक रहने की वजह से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। इसलिए इंडियन आर्मी ने अभिमन्यु को मरा हुआ घोषित कर दिया। एक हफ्ते बाद इंडियन आर्मी ने कर्नल अभिमन्यु राय चौहान के नाम पर मेमोरियल डे रखा और इस मेमोरियल डे पर जनरल रौनक मेहता, संतोष सिंह, एंजिला मैथ्यू के अलावा अभिमन्यु के खास दोस्त विजय राठौड़ और दीप्ति शिंदे भी आए थे। विजय राठौड़ ने अभिमन्यु को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अभिमन्यु और मैं बचपन से दोस्त थे। मेरा मतलब थे, बहुत अच्छा इंसान था, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता था और बहुत कुशल मिजाज का था। उसका मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि वो शहीद हो गए। बस मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। विजय की स्पीच खत्म होते ही एक अनजान आदमी संतोष के पास आके खड़ा हुआ। उस आदमी को देखते ही लेफ्टिनेंट जनरल ने उस आदमी को पकड़ने के लिए आदेश दिया। ये देखते ही वो अनजान आदमी उसकी बाइक लेकर भाग गया, पर सैनिकों ने उसका पीछा अपने जीप से किया। पर अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो आदमी पूरी तरह घायल हो गया। घायल होने की वजह से वो पास ही के खुले हुए घर में घुसे। वो घर एक नजीना नाम के लड़की का था, जो कि एक डॉक्टर थी। जैसे ही नजीना ने उस आदमी को देखा, वो बोली, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मेरा नाम अभिमन्यु राय चौहान है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पीछे लोग भी पड़े हैं, मुझे सिर्फ मदद चाहिए। ओके, मैं आपकी मदद करूंगी। आप प्लीज एक डॉक्टर बुलाइए। ये बोलते बोलते अभिमन्यु बेहोश हो गया और कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया, तब वो बोले, आपने मेरी मदद की इसलिए शुक्रिया। और डॉक्टर कहाँ है? मैं ही हूँ डॉक्टर नजीना खान। अभी तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो। एक मिनट, नजीना जुनैद खान, ऐसा है तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अरे यार अभिमन्यु। अचानक से दरवाजा खुला और अभिमन्यु ने जल्दी से बंदूक निकाल के तान दी। अभिमन्यु ने विजय, जो कि उसका खास दोस्त था, उसे देखते ही बोले, तू यहाँ कैसे यार विजय? मैंने तुझे यहाँ मिलने नहीं बुलाया। अरे अभी जैसे तू यहाँ आया ना, नजीना ने मुझे फोन करके बुला लिया। इस नजीना को तो मैं बाद में देखता हूँ, पर मैं मेमोरियल डे पे जिस काम के लिए गया था वो तो हुआ ही नहीं। अरे मैंने दीप्ति को, संतोष और एंजेला को यहाँ लाने भेजा है, टेंशन मत ले। अच्छा काम किया, पर हमें ये जगह जल्दी छोड़नी होगी। यार तू अभी तक नहीं भूला? मैंने इससे प्यार किया, हम रिलेशनशिप में आए और इसने रिलेशनशिप का फायदा उठाकर अपनी पढ़ाई का नाम लेकर ब्रेकअप कर दिया। मैंने उसके बाद कितनी बार सॉरी बोला ना तुझे। तू चुप बैठ। अंदर आ जाओ। कैसे हो अभी? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। उस दिन क्या हुआ था सर? और सर आप बचे कैसे? बहुत रात होने की वजह से अभिमन्यु ने कहा, कल सुबह सब कुछ समझाता हूँ। अगले दिन सुबह सभी बैठ के अभिमन्यु की बात सुनने लगे। तो बात यह है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के हिसाब से आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन श्रीनगर में एक बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए मैं और मेरी टीम श्रीनगर में अंडर कवर है। इस मिशन में अभिमन्यु हमारा कमांडर था और मेन मिशन के दिन हम तीनों अलग अलग 3 जगह पर नज़र रखे हुए थे, पर मैं कुछ कमज़ोर रह गया, जिसके वजह से अहमद शेख हाथ से निकल गया।
सर, आप तो आखिर तक लड़े थे और आपको कंधे पर गोली भी लगी थी। हाँ संतोष, एंजेला बराबर बोल रही है। और इस हालत में भी आप लड़ते रहे, तो ये तो बड़ी बहादुरी की बात है कि गोली लगते हुए भी तुम लड़ रहे थे। थैंक्स दीप्ति, अच्छा लगा ये सुनकर। पर ज़रूरी बात ये है कि आप बचे कैसे। तो बात ये थी कि चलो, बहुत बातें छुपा ली। अब सच बताया जाए। जिस दिन अभिमन्यु संतोष और एंजेला को इवेंट्स और पब्लिक प्लेसेस की जानकारी लेने भेजा, उसी रात को 11 बजे के आसपास अपने कमरे के खिड़की से बाहर कूदकर मिराज कैफे पहुंचे। वहां पहुंचते ही वो अपने इन्फॉर्मर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर जावेद शेख से मिले। उनसे मिलके ही अभिमन्यु बोले, लेफ्टिनेंट जावेद, कुछ खबर मिली श्रीनगर के अटैक की? हाँ सर, इस बार अहमद शेख खुद आया है लीड करने, और ये अटैक होगा 29 फरवरी सुबह 11 बजे। मुझे लगा ही था कि वो इन जगह को जरूर टारगेट करेंगे। पर जावेद, लाल चौक तो टारगेट नहीं था ना? पक्का सर, 100%। ओके। बट सर, आपने मुझे जो फ़ोन किया था कोड देने के लिए। अरे नजीना बीच में बोली। कौन सा कोड वर्ड था? बोल दिया ना बीच में। बोल देना यार। 6132 3281 6132 6143 732151 2321 3332 2181 8। ये क्या है भाई? अगर आप यहाँ 1212 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये मैसेज मिलेगा, मिराज कैफे एट 8। गुड एंजेला। हाँ यार, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू विजय। बस अब मैं आगे बोलूं? सॉरी सर। चलिए, हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पे कहानी को अधूरा छोड़ा था। सर, मैं कह रहा था कि आपने मुझे जो फ़ोन किया था कोड देने के लिए, वो फ़ोन नंबर तो सीएम के बड़े हेंचमैन का है, पप्पू खंजर। पता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है सीएम के खिलाफ? बहुत है सर। वो मेरा पीछा कर रहे थे जावेद, तुम्हें ढूंढने के लिए। और वक्त आने पर वो मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। मेरी वजह से संतोष और एंजेला भी मारे जा सकते हैं। तो अब क्या करें सर? मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। अभिमन्यु और जावेद गाड़ी में बैठकर पास ही के नर्सिंग होम गए। वहां से उन्होंने एक लाश चुराई और झेलम की नदी के पास पहुंचे। नदी के पास पहुंचते ही जावेद बोले, आप ये क्या कर रहे हो सर? जावेद, अगर तुम मरे नहीं तो आप आगे जाकर जरूर मरोगे। समझ गया सर। तो जल्दी चलो, अपने कपड़े इसे पहना दो और लाश पानी में डाल देते हैं। कल तक इसका चेहरा खराब हो जाएगा। यस सर। लाश को पानी में फेंकते ही जावेद अपने हाइड आउट और अभिमन्यु कॉटेज के लिए निकले। ये सुनते ही दीप्ति ने सवाल पूछा, बॉडी कैसे मिली नदी में? बता रहा हूँ यार। ओके, कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू। तो मिशन पे। चलिए वापस फ्लैशबैक में जाते हैं। जब संतोष की मदद करने के लिए अभिमन्यु और एंजेला पहुंचे तो वहां एक आदमी अभिमन्यु को सस्पिशियस लगा था, जो कि अहमद शेख था। पुल तक पीछा करने के बाद जब अभिमन्यु अहमद से लड़ते लड़ते पानी में गिरे, तब उनकी मदद जावेद ने की थी, जैसा अभिमन्यु ने उन्हें बताया था। बाहर निकलते ही अभिमन्यु ने देखा कि जावेद के साथ जनरल रौनक मेहता भी थे। उन्हें देखते ही अभिमन्यु बोले, जय हिंद सर। रिलैक्स अभिमन्यु, आराम से। एक तरह से अच्छा ही हुआ आप यहाँ आ गए। जावेद, एविडेंस दिखाओ सर को। यस सर। सर, ये सब सीएम के खिलाफ सारे एविडेंस है। और ये देखो सर, इस नंबर से वो अपने एंचमैन से बात करता है। क्या नाम है उसका जावेद? पप्पू खंजर सर। हाँ सर, और ये चिप में पप्पू खंजर से बात करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है। गुड जॉब। अभी मैं सीएम को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता हूँ। नहीं सर, उसका एक मेन प्लान है जो इस सूटकेस में है। वो पता करके बताने तक कुछ मत कीजिएगा प्लीज। ओके अभिमन्यु, पर तुम्हारी बॉडी का इंतजाम करना होगा। वो मैं देख लूंगा, तुम दोनों निकलो। गुड जॉब ऑफिसर्स। थैंक यू सर। चलो बहुत फ्लैशबैक हो गए, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये सच्चाई बताते ही नजीना बोली, क्या बहादुरी और दिमाग लगाया है अभिमन्यु।
मुझे मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर से चालू हो गए तुम लोग। इतना तो सिर्फ प्रेमी लड़ते हैं। तुम दोनों हो क्या? नहीं यार। हाँ। सर, पर वो बैग कहाँ है? बैग लाया विजय तुमने? ये बैग विजय के पास कैसे आया सर? एंजेला, सबसे पहले इसको ही पता चला बॉडी को देखते ही कि मैं मरा नहीं। वो कैसे? बॉडी को देखकर और मैं अपने दोस्त को नहीं पहचानूंगा? तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं उससे पहले बोला अगर मेरी बॉडी नहीं आई तो भी चुप रहना। ओके सर। स्मार्ट विजय। ये ले बैग। अभिमन्यु ने बैग खोला और बैग खोलते ही उसने मैप्स और स्पेशल बॉक्सेस के फोटोज देखे। ये देखते ही अभिमन्यु बोले, जहां तक मुझे लगता है ये मैप्स एंड्रॉइड के हैं। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड लक्षद्वीप का एक खूबसूरत आइलैंड है, पर ये बॉक्सेस क्या है समझ नहीं आ रहे। अरे ये फोटोज क्रिप्टन हैंडलिंग के हैं। क्रिप्टॉन? हाँ, ये बॉक्स क्रिप्टन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होता है। ये तो बहुत सीरियस मामला है। मैं अभी जनरल मेहता से बात करता हूँ। अभिमन्यु को जैसे ही पता चला कि यह मामला क्रिप्टन और लक्षद्वीप आइलैंड एंड्रॉइड के रिलेटेड है, तो अभिमन्यु ने उसी वक्त सिक्योर लाइन से जनरल रौनक मेहता को फोन किया। हेलो, जनरल मेहता हियर। हेलो सर। हाँ अभिमन्यु, बोलो। हाँ सर, सूटकेस खोल दिया हमने, पर सर यहाँ लक्षद्वीप के एंड्रॉइड आइलैंड के फोटोज और क्रिप्टॉन मटेरियल बॉक्स के फोटोज मिले हैं। ये तो बहुत बुरी बात है हमारे लिए। क्यों सर? अभिमन्यु, वहाँ हमारी एक सीक्रेट लैब है जहाँ क्रिप्टॉन के इस्तेमाल से कैंसर को ठीक करने का रिसर्च हो रहा है। अब क्या करना है? डोंट वरी सर, मैं आपको कुछ देर में प्लान बताता हूँ। ओके अभिमन्यु, बी क्विक। आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू। यस सर। गहराई से सोचने के बाद अभिमन्यु ने एक अच्छा प्लान बनाया और अगले दिन सबके साथ प्लान डिस्कस करते हुए बोले, तो बात यह है कि जो फोटोज और मैप हमें मिले हैं उससे ये पता चला कि जो हमारी सीक्रेट लैब है एंड्रॉइड में वो खतरे में है। पर वहाँ है क्या सर? वहाँ पर हमारी एक सीक्रेट लैब है जो क्रिप्टॉन से कैंसर ट्रीट करने की रिसर्च कर रही है। तो वहाँ अटैक का जरूर प्लान होगा, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा, पर अंडर कवर। ओके अभिमन्यु। तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों? वहाँ हमें किसी गद्दार की जरूरत नहीं। आने देना यार, वैसे भी वहाँ हमें एक डॉक्टर की जरूरत लगेगी। ओके, और हमारा प्लान होगा अंडर कवर, और हमें नकली पासपोर्ट से मुंबई से कोचीन जाना होगा और वहाँ से शिप से एड्रॉड। प्लान तो अच्छा है, पर इसमें कैश रिक्वायरमेंट तो बहुत होगा, और अंडर कवर में अच्छा कवर तो हस्बैंड वाइफ की तरह जाना अच्छा होगा। तो कौन किसका वाइफ या हस्बैंड बनेगा? ओके, तो अभी तू नजीना का हस्बैंड बन जा। नहीं, मैं नहीं। प्लीज सर। अभिमन्यु को देखते ही पता चला कि संतोष और एंजेला को विजय और दीप्ति से प्यार हो गया है। ओके संतोष, तो तुम सबके नकली नाम, कैश रिक्वायरमेंट और हथियार की लिस्ट बनाओ और इस बारे में जनरल मेहता से फोन पर बात कर लो। यस सर। अगले दिन सुबह सभी पति पत्नी की तरह तैयार होके एयरपोर्ट के लिए निकले। अभिमन्यु और नजीना, विजय और एंजेला और संतोष और दीप्ति वो सभी फ्लाइट से मुंबई से कोचीन गए और वहाँ पहुँचते ही शिप में एंड्रॉइड के लिए निकले। शिप में अभिमन्यु बहुत थका हुआ था और अलग जाके रूम में बैठ गए, इसलिए नजीना को उस पर शक हुआ और उसके पीछे जाने के बाद उसने देखा कि उसके पेट के स्टिचेस टूट गए थे, इसलिए उसका बहुत खून बह रहा था। ये देखते ही नजीना बोली, अभिमन्यु क्या हुआ है तुझे? तेरा बहुत खून बह रहा है, तेरे स्टिचेस टूट गए हैं। कोई बात नहीं, फिर से स्टिच मार दे। पर मेरे पास इंजेक्शंस नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे ही मार दे। मैं बाकियों को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उन्हें एंजॉय करने दे।
ओके ठीक है। टीचर्स मारते हुए नजीना को अभिमन्यु ने कहा, वैसे भी ये दर्द कुछ नहीं है तेरे दिए हुए दर्द के सामने। ये सुनकर नजीना रोने लगी और दूसरी ओर संतोष और दीप्ति और विजय और एंजेला एक दूसरे के प्यार में खोने लगे। एंजेला विजय के पास आके बोली, अरे अकेले क्यों हो यहाँ पर? मुझे कभी कभी अकेले शांत रहना पसंद है। पहले तो बहुत बात कर रहे थे तुम। मैं सिर्फ अपने जान पहचान वालों के साथ ही ज़्यादा बात करता हूँ। ओह रियली? तो तुम मुझे कहाँ पहचानते हो कि मुझसे इतनी बात कर रहे हो? वैसे भी इंसान को पहचानने के लिए उससे मिलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, स्पेशली डिफेंस वालों को इजीली पहचान सकता हूँ। ऐसा है तो मेरे बारे में बताओ। पूरा नाम एंजेला मैथ्यू, 4 बैटालियन पैराशूट रेजिमेंट, वर्कड इन 6 कोवर्ट ऑपरेशन और 2 सेवा मेडल। ये तो तुम्हें मेरी फोटो देखकर या यूनिफॉर्म देखकर पता चल जाएगा। तुम ये बताओ कि मेरा नेचर कैसा है? मैं कंफर्म तो नहीं हूँ पर बोलता हूँ जो लगता है। हाँ बोलो, कम से कम पता तो चले कि लोग मुझे देखकर क्या सोचते हैं। ये भी पॉइंट है। देखो, मेरे हिसाब से तुम मिशन पे जितनी कड़क और गुस्से लगती हो, अंदर से उतनी ही केयरिंग एंड स्वीट भी लगती हो, ऐसा मुझे लगता है। वाओ, ऐसा मुझे कभी किसी लड़के ने नहीं बोला। एक बात और बोलूं, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो? हाँ बोलो। तुम वैसे हो काफ़ी खूबसूरत। ओह प्लीज। ये थी एक तरफा बात। चलो संतोष और दीप्ति की बात भी सुन लेते। संतोष दीप्ति के पास आके बोले, अकेले अकेले कॉफ़ी पी रहे हो? कोई था नहीं कंपनी देने के लिए। एक मिनट, तुम बैठ जाओ मेरे साथ। तुम्हारी कंपनी बुरी तो नहीं है? चलो, अच्छा लगा। किसी को तो मेरी कंपनी बुरी नहीं लगी। क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारा साथ अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? नहीं। गुड। क्या? मेरा मतलब तुम्हें यहाँ की बात करने में प्रॉब्लम आ सकती है। वो तो सही है। वैसे तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? पोयम और सॉन्ग राइटिंग। तो एक सुना ही दे अभी। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। लाल लाल दुल्हन के जोड़े में एक लड़की मेरे सपनों में आती है। उसके लाल होठ और कम ऊंचाई, दुल्हन के लिबास में एक गुड़िया लगती है। क्या तुम वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आती है? वाह, ये सुनकर लगता नहीं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी तक नहीं, शायद अभी। शायद मुझे भी कोई आर्मी ऑफिसर बॉयफ्रेंड मिल जाए। तो समझो मिल गया। यादों में ही मैं खोने लगा, अब मेरा मुझ पर काबू नहीं, ये क्या हो रहा। मैं तुझे दिल से चाहने लगा, मैं तुझे दिल से चाहने लगा, हम यूं ही दिल से चाहने लगे, हम यूं ही दिल से चाहने लगे। लग जाओ गले, हमेशा साथ रहूं तेरे। चलो पहुंच गए वहीं जहाँ मंजिल हम दोनों की थी। प्यार हमारा कभी होगा न कम, तुझे ही मांगूंगी हर जन्म। अब मैं तेरे बिना रह ना सकूं, तू ही है मेरी खुशी। मैं तुझे दिल से चाहने लगी, मैं
एंड्रॉयड पहुंचते ही सभी अपने होटल रूम में गए। अभिमन्यु के रूम में आते ही उसने आर्म्स एंड एम्यूनेशन का बैग देखा और सबको जल्दी से रूम में बुलाया। सबके आते ही अभिमन्यु बोले, एंजेला और विजय, तुम दोनों ही आर्म्स एंड एम्यूनिशन की रिपोर्ट बनाओ और 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो एंड बी फास्ट। यस सर। संतोष, तुम और दीप्ति सामने जो लैब है उसके पास एक राउंड लगा के आओ एंड बी केयरफुल, तुम दोनों एक पिस्टल लेकर जाओ। यस सर। सबके जाने के बाद नजीना बोली, तुम्हारे अंदर बहुत ब्लड लॉस हुआ है, मैं जाकर ब्लड और सिरिंज लेकर आती हूँ। ओके? सब सामान लाने के बाद खून चढ़ाते हुए नजीना ने कहा, क्या प्रॉब्लम है यार तुझे मुझसे? क्यों तू मुझसे इतनी नफरत करता है? तूने काम ही नफरत करने वाला किया है। तुझे सच नहीं मालूम तो तू बता दे असलियत। तो सुन, मैंने तुझसे ब्रेकअप इसलिए किया ताकि तेरा पूरा फोकस तेरे आर्मी करियर पर हो और तू एक अच्छा ऑफिसर बन सके, जो तू बन चुका है। सॉरी यार नजीना, सॉरी, मुझे मालूम नहीं था तू इतना सोचती है मेरे बारे में। रो मत यार प्लीज। ये बोलते बोलते दोनों गले लगे और अभिमन्यु ने कहा, आई लव यू नजीना। आई लव यू टू अभी। ये बोलते ही दीप्ति, एंजेला, विजय और संतोष सब अंदर आ गए और अभिमन्यु को देखते ही विजय बोले, ये क्या है बेसाले? हाँ, कुछ नहीं यार, मैं और नजीना एक हो गए वापस। वो हमें पता चल गया, पर ये ब्लड क्यों चढ़ा रहा है? नजीना क्या हुआ? वो शिप में स्टिचेस टूट गए थे जिसकी वजह से बहुत ब्लड लॉस हुआ। मैंने वापस वहाँ स्टिचेस लगाया, बट ब्लड चढ़ाना ज़रूरी था। तो तुम हमें नहीं बुला सकती? हाँ बराबर संतोष। मैं बताता हूँ ना यार विजय, तुझे और एंजेला और संतोष और दीप्ति को पास लाने के लिए मैंने ये किया। और क्या मिला ये करके? सेटिस्फैक्शन। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। मुंह तोड़ दूंगा साले तेरा। ये जो स्टिचेस है ना, काट दूंगा और कोई रहेगा भी नहीं फिर से सिलने के लिए। हाँ सॉरी, सबको सॉरी। हाँ ठीक है। वैसे काम हुआ? हाँ हो गया सर। बैग में जितने एम्यूनिशंस थे हमने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। गुड जॉब एंजेला। संतोष, तुम्हारी क्या जानकारी है? वहाँ 4 कमांडोस है जो पहरेदारी कर रहे हैं लैब की। ओके गुड जॉब। रात को भी नजर रखना। यस सर। इतनी जानकारी मिलने के बाद रात को संतोष ने कुछ सस्पिशियस देखा और दीप्ति के पास जाके कहा, दीप्ति, वहाँ 3 लोग गन के साथ कमांडो को मार के लैब में घुसे हैं। अभिमन्यु को बोलते चल। नहीं, वो अभी अंडर रिकवरी है, मैं जाकर आता हूँ। ओके, ख्याल रखना। ओके। ये कहकर संतोष चले गए, पर अगले दिन सुबह तक संतोष के ना आने पर दीप्ति अभिमन्यु के पास जाके बोली, अभिमन्यु, कल रात को संतोष ने लैब के पास 3 लोगों को कमांडोज को मार के अंदर जाते हुए देखा, तो वो उन्हें रोकने अकेले ही चला गया और अभी तक आया ही नहीं। तुम लोगों ने मुझे रात को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? सॉरी यार अभिमन्यु। अभिमन्यु ने सबको अपने कमरे में बुलाया और कहा, अपने बुलेट प्रूफ वेस्ट और गन के साथ रेडी हो जाओ। 5 मिनट के बाद जब सभी लैब की तरफ गए, एक इंसान को दूसरे इंसान को खाते हुए देखा। ये देखते ही वो बहुत डर गए और बिना कुछ कहे वो लैब की तरफ गए। लैब के पास पहुंचते ही अभिमन्यु ने एंजेला को कहा, एंजेला, डोर सिक्योर करो विजय के साथ। मैं नजीना और दीप्ति के साथ अंदर जा रहा हूँ। ओके सर। और हाँ, तुम सब कोई भी कुछ नहीं करेगा मुझे बिना बताए। ओके। ये बोलते ही अंदर के कमरे से कुछ आवाज आई, जहां अभिमन्यु ने जाके देखा। जैसे ही वो दरवाजा खुला, अभिमन्यु ने एक सीनियर साइंटिस्ट को देखते ही बोले, सर आप कौन? मेरा नाम विवेक है, मैं यहाँ सीनियर साइंटिस्ट हूँ। नाइस टू मीट यू विवेक। मेरा नाम कर्नल अभिमन्यु राय चौहान। नाइस टू मीट यू सर। क्या हुआ यहाँ पर?
कल रात को यहाँ पर 3 लोग गन लेकर आए और हमारे सिक्योरिटीज कमांडर्स को मार के अंदर आ गए। पर जैसे ही अंदर आए वो मुझे छोड़कर उन्होंने सबको मार दिया। और जब वो मुझे मारने आने वाले थे फॉर्मूला लेने, तभी एक इंसान आया और वो 2 गुंडों को मार दिया। फिर क्या हुआ? तो ये देख, तीसरा बंदा भागने लगा तो उसको पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागा बीच की तरफ। पर आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? वो हमारे एक ऑफिसर है, मेजर संतोष। और क्रिप्टॉन का क्या हुआ? सब अच्छा हुआ, मेडिसिन बन गई और ये डब्बे में रख दिया। चलिए दिखाइए। जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करने लगे, वैसे ही नजीना ने टॉयलेट में से कुछ आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। ये देखते ही अभिमन्यु ने उसे गोली मार के ख़त्म कर दिया और कहा, तुझे बोला था ना मुझे पूछे बगैर कुछ मत करना। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? सॉरी अभिमन्यु। मुझे लगता है कि ये ज़ॉम्बीज़ क्रिप्टन को हाथ लगाने की वजह से हुआ है। तो अभी क्या कर सकते हैं? जितने ज़ॉम्बीज़ बने हैं उन्हें दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोको, और ये सलाइवा या फिर काटने से फैलते हैं। ओके, मैं ख्याल रखूंगा। बीच की ओर जाते ही अभिमन्यु ने संतोष को बेहोश पड़ा हुआ देखा। उसे होश में लाने के बाद दीप्ति ने पूछा, कल रात को क्या हुआ था? जैसे ही मैं उन दोनों टेररिस्ट को मारा तो वो वहाँ से भाग गया, तो मैंने उसका पीछा किया और देखा कि वो बोट से भागने वाला था। तो उसे शॉट करके जब मैं आ रहा था तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। विवेक सर, आप जरा चेक करो, ये इन्फेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं, ये इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। और संतोष जी, हमें कल रात को बचाने के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। अभी हमें यहाँ पर सबको बचाना है, सारे सिविलियंस को। लेट्स गो। सभी एंड्रॉइड आइलैंड के चक्कर लगाते हुए जितने भी ज़ॉम्बीज थे उनको मार के और बाकी के सिविलियंस को बचाते हुए होटल में लेकर आए। होटल में पहुंचते ही अभिमन्यु ने कहा, सभी सुनिए, आप लोग इस होटल के बाहर मत जाना और खाना खा के सो जाना। कल सुबह हम आपको सेफ जगह भेज देंगे। शुक्रिया। एंजेला और दीप्ति, तुम दोनों टेरेस जाके ध्यान रखो और कुछ भी हो तो अलर्ट करना मुझे। ओके सर। नजीना और विजय, यहाँ लोगों पर नजर रखना। मैं और संतोष दोनों एंट्रेंस पर नजर रखते हैं। ओके। सबके अपनी जगह पर पहुंचते ही अभिमन्यु ने जनरल मेहता को फोन करके बोला, सर, अभिमन्यु हियर। सिचुएशन यहाँ बहुत खराब हो गई है। क्रिप्टॉन की रिएक्शन की वजह से लोग एक दूसरे को खाने लगे हैं और जितने लोग बचे हैं उन्हें हम होटल में रख रहे हैं। आप जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से निकालने के लिए कुछ कीजिए। टोटल कितने लोग हैं? 50 से 60 लोग होंगे मैक्स। आधे घंटे में सभी को लेकर बीच पे पहुंचो। यस सर, और जावेद को प्लान चालू करने बोलिए।
जैसे ही फोन रखा, एंजेला अभिमन्यु को वायरलेस पे बोली, सर, पूरे होटल को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। बोलिए अब क्या करना है? जल्दी बोलने नहीं हुआ। सबसे कम ज़ॉम्बीज कहाँ हैं? वेस्ट साइड में। नजीना, तुम सबको लेकर टेरेस पे जाओ। ओके। और संतोष, तुम भी टेरेस पे जाओ। यस सर। अभिमन्यु रस्सी और ग्रेनेड लेकर टेरेस के वेस्ट विंग की ओर आए, जहाँ से उनकी गाड़ियाँ नज़दीक थी। अभिमन्यु वहाँ 3 ग्रेनेड डाले, जिससे पूरी जगह साफ हो गई और रस्सी की मदद से अभिमन्यु नीचे अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही अभिमन्यु बोले, एंजेला और संतोष नीचे आओ, और विजय, बाकियों को नीचे भेजो। विजय, नजीना और दीप्ति ने सबको एक एक करके रेस्क्यू किया और दूसरी ओर अभिमन्यु, एंजेला और संतोष ने ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके ख़त्म करने लगे। सबको गाड़ी में बिठाकर बीच की ओर लेकर गए। वहाँ पहुँचते ही अभिमन्यु बोले, शिप 5 मिनट में पहुंच रही है, सबको बाहर निकालो। हाँ। सबको बाहर निकालते समय एक गोली चली, जो कि दीप्ति के हाथ को लगी। गोली की आवाज़ सुनते ही अभिमन्यु बोले, अलर्ट! अहमद शेख अपने साथ 30 टेररिस्ट लेकर आया था, वो क्रिप्टन बॉम्ब लेने के लिए, जिसे बेचकर वो बहुत पैसे कमा सकता था। शिप किनारे पे पहुंच गई थी, पर अंदर जाने के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि फायरिंग बहुत जोर शोर से हो रही थी। तभी संतोष ने सुझाव देते हुए कहा, हम तीनों काउंटर फायरिंग करते हैं, जिससे हमारे रेस्क्यू को शिप में जाने का वक्त मिलेगा। ओके, हम ऐसे ही करेंगे। विजय, सुनना, मैं, संतोष और तुम काउंटर फायरिंग करेंगे मेरे 3 की गिनती पर। 3, 2, 1। अभिमन्यु की 3 की गिनती पर उन्होंने फायरिंग चालू की और एंजेला, दीप्ति और नजीना के साथ बाकी चिल्ड्रंस को भेज दिया। इसके साथ ही विवेक के हाथों गिफ्ट मेडिसिन भी भेज दी, जो दूसरी तरफ जाकर इंडियन आर्मी ने सिक्योर की। पर इस तरफ अभिमन्यु के साथ विजय और संतोष बहुत जख्मी हो गए थे और इस 30 मिनट की लड़ाई के बाद वो बहुत थक गए थे। अगले जन्म मत मिलना, वरना वापस मरवा देगा मुझे। बराबर यार। कमीनों, मेरे जैसे दोस्त तो हमेशा मिलते ही रहते हैं। नसीब से जावेद 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ उन्हें मदद करने आए और बचे हुए 20 टेररिस्ट को मार गिरा। इस मदद की वजह से तीनों ने मिलकर अहमद शेख को जिंदा पकड़ा और हेलीकॉप्टर में डाल के वहाँ से निकल गए। हेलीकॉप्टर में अहमद बोला, साले खबीस, जैसे ही मैं भागूंगा ना, तुम तीनों को कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते की मौत मरेगा तू साले। जल्दी से अभिमन्यु ने उसका मुंह बंद कर उसके दूसरे पैर पे गोली मार के कहा, अभी चिल्ला साले, क्यों नहीं चिल्लाना अभी? इसका तो म्यूट बटन दब गया यार। क्रिप्टन ट्रीटमेंट के कामयाब होने की वजह से भारत को उस साल के बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंट्री का अवार्ड मिला और अभिमन्यु, एंजेला, जावेद और संतोष को प्रेसिडेंट ने अशोक चक्र से सम्मानित किया, बल्कि विजय, दीप्ति और नजीना को वीरता अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस यही नहीं, बल्कि अहमद और सीएम को डेथ पेनल्टी की सज़ा मिली। बस यही तो है हैप्पी एंडिंग। कैसी लगी ये कहानी, ये हमें अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अगर पसंद आया तो। हैव अ नाइस डे। अरे 1 मिनट रुकिए, ये एंजेला क्या बोल रही है? अब आगे क्या सर?
कल सिक्योरिटी काउंसिल ने बुलाया है ऑफिस में। इसका क्या मतलब हुआ? इससे एक बात तो साफ हो गई। क्या? अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इट्स जस्ट द बिगिनिंग। रास्ता था जहाँ मैंने देखा उसे, देखने में थी वो एक परी जिसे भेजा है इस राह में मेरे लिए। दुख था कि दिल की बात कह ना सका। उस दिन से मैं उसकी यादों में खोई, ढूंढती रही मैं ये सारी गली। एक दिन वो मुझको नजर आ गया, पर मैं उससे कुछ भी कह ना सकी। अगले दिन एक अनजान राह पर मुलाकात हुई, बातों ही बातों में हम गहरे दोस्त हुए। आज मैंने उसको प्यार के बारे में कहना सोचा, चुपके से एक प्यार भरा खत उसके किताब में रखा। बहुत बार सूरज उगते ढलते देखा, और हमेशा उसके बारे में ही सोचा। बदले में मिला उससे मिलने का मौका, किस्मत साथ दे मेरा बस एक बार, साथ दे एक बार। मेरे सामने आते ही वो शर्मा गई, उसकी प्यारी आंखों में मैं देखता रहा। प्यार उसको पहले से मुझ पर ही था, ये सुन के मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन